हमारा इसमें देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में जो है आपका 8 मार्च 2020 को द्वितीय पाली में पेपर हुआ है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है कौन सा है भाई? सबसे अधिक बिहार है। वेरी गुड। इसमें देश के कुल लीची उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 65% से ज़्यादा है। बिहार में कुल 30,600 हेक्टेयर भूमि पर लीची की खेती की जाती है। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ब्रायोफाइट पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें नम व छायादार आवासों में। ब्रायोफाइटा प्रथम स्थलीय पादप है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है क्योंकि ये भूमि पर जीवित रहते हैं, परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। ये नम व छायादार पहाड़ियों पर पुरानी व नम दीवारों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राज्य सूची पर। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है जो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। कौन सा? ध्यान रखना, अनुच्छेद 213। फिर उसके बाद देखिए आपसे केमिकल रिएक्शन में कह रहे हैं कि MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 पॉजिटिव। तब KMnO4 का तुल्यांकिक भार होगा। तो KMnO4 का तुल्यांकिक भार क्या होगा? 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी आपका AD ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका तुल्यांकिक भार किसी पदार्थ के अणु भार तथा संयोजकता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यदि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? यदि 7 नारंगियों का क्रम मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर यानी जितने में बेचा जा सकता है ना जी। तो यहाँ पर 7 - 6/6 × 100 किया, यानी इसको डिवाइड किया तो आपका परसेंटेज आ गया। इसको तो बताने की जरूरत नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन ग्रंथि किस भाग में होता ही है? तो पूरे शरीर पर। पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन ग्रंथि पूरे शरीर पर पाई जाती है। यह तेल पानी में रहने वाले पक्षियों के लिए प्राण रक्षक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब हो क्या हो? कम हो। अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब अंतःफुफ्सी दाब कम हो, अर्थात फेफड़ियों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है भाई? अनाई मुंडी है, मुड़ी है। अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, पूछे जाने वाले प्रवेश परीक्षा में कह रहे हैं आपसे कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद आपसे कह रहे हैं सिंधवासी विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो क्या होगा इसमें? इट इज लायबल टू कैच फायर इजली। तो इनफ्लेमेबल होगा। दिए गए रेखांकित के लिए वन वर्ड है इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, उत्तेजनशील। ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो क्या है ये? ब्यूटायरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, क्लोरोएसिटिक अम्ल, फिर क्लोरोएसिटिक अम्ल। तो इसमें से कौन सा है आपका? फिर यहाँ पर आपका देखो ये इधर भी तीर बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले आपसे क्या कह रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय क्षमता के घटते क्रम में इस प्रकार से होंगे। सबसे पहले आपका होगा तीसरा, फिर उसके बाद होगा क्लोरो वाला यानी चौथा, फिर होगा दूसरा यानी एसिटिक, और फिर लास्ट होगा ब्यूटायरिक। तो यहाँ पर ये जो तीर है ये ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना। यही आपसे कह रहा है क्वेश्चन में।
घटते क्रम में इस प्रकार से होंगे, तो इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है। तो मूल भाव क्या है कि कविता का मूल्यांकन करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कविता की परख एक विचारात्मक निबंध है, इसका मूल भाव है कविता का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैव पुष्टिकरण में, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जैव पुष्टिकरण में, तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं आपसे जैव पुष्टिकरण में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पादप प्रजनन करते हैं, तो उन्नत खाद्य गुणवत्ता। जैव पुष्टिकरण में पादप प्रजनक उत्तम खाद्य गुणवत्ता के लिए प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट आपसे इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दे वेयर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहे हैं कि वाक्य के रिक्त स्थान में वेयर लिसनिंग टू का प्रयोग शुद्ध है, क्योंकि वाक्य पास्ट टेंस में कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कह रहे हैं कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, कौन सा है भाई, शिवहर है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, इस एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 656246 थी, जिसमें से पुरुष और महिला क्रमशः 346673 हैं, और ये महिला इतनी सारी हो गई 3 3 6, अच्छा ठीक है, यहाँ कॉमा एक्स्ट्रा लगा दिया, क्यों 309 ये हटाओ इसको, 309 573 यहाँ तब सही है। अब देखो इसमें आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 10 की पावर n-1 सदैव 11 से विभाजित होता है, ये आपसे पूछ रहे हैं क्या 10 की पावर n-1, चेक कर लेते हैं हम लोग, इधर देखो 10 की पावर n-1 क्या 11 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर देखो n की जगह 1 रखो सबसे पहले, तो n की जगह अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा इधर, इधर बताओ n की जगह 1 रखे हैं तो, और यहाँ n की जगह 2 रखे हैं, बताओ ये डिवाइड हो जाएगा। अरे क्या आएगा, 10 में से 1 घटाओगे क्या आएगा, और ये 99 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। अब n=3 है, तो यहाँ पर 10 की पावर 3-1 है, ये कितना हो जाएगा, वेरी गुड। यानी ये जो है डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, लेकिन ये नहीं होगा। चलो ये आपको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब 11 से जो डिवाइड हो रहे हैं ये सारे नहीं होंगे, तो इसमें क्या होगा, 9 एक सम संख्या है। यहाँ पर आंसर इसका क्या कह रहे हैं कि 9 एक सम संख्या है, मतलब 9 एक सम संख्या है। क्या कह रहे हो, n(x) भी इवन नंबर है। 3 जो रखी है नहीं होगा डिवाइड, ये 11 से। अच्छा हाँ ये नहीं होगा, एकदम सही है, वेरी गुड, ये नहीं होगा। और ज़रा n=4 रखें तो ये हो जाएगा, अच्छा एक बार करके देख ले, हाँ ये हो जाएगा, एकदम सही तुम हो, वेरी गुड। तो आपका ये आंसर जो है सम संख्या वाला एकदम सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है, तो या फिर नायलॉन 66 है आपका, नायलॉन 66 एक योगात्मक बहुलक है। यह पॉलीमाइड नायलॉन का एक प्रकार है, यह प्लास्टिक उद्योग के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है, तो बरगद वृक्ष में इस प्रकार की जड़ें एक बीज पत्रीय पौधे में पाई जाती है, इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर बीज के अंकुरण के पश्चात नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सोनार में फिल इन द ब्लैंक्स तरंगें प्रयुक्त होती हैं, तो कौन सी होती है, परध्वनि आती है सोनार में ना, टकरा करके आती है, ऐसे बोलते हैं, ये दीवार होती है ऐसे टकरा करके फिर जो है वापस आ जाती है। तो जो वाटर में समुद्री में यूज़ करते हैं सोनार, ऐसे पानी रहता है जल के जो है हाइट को नापने में कि कितना गहरा डेप्थ है इसका, तो यहाँ ऊपर जो है नाव में सब रहते हैं, पनडुब्बी से अपना चलते रहते हैं, यहाँ पे मारते हैं एक सोनार का वेव्स मारते हैं, ये टकराता है सतह पे जा कर के और फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऐसे अलग अलग जगह पर छोर पे मारते रहते हैं, ठीक है ना, और इस तरीके से लोग समुद्र की या नदी की गहराई माप लेते हैं। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए
कह रहे हैं सोनार में पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किसी वस्तु अथवा पदार्थ की दूरी, पारस, ऊंचाई, दिशा, चाल आदि का दूरी से ही पता लगाने के लिए किया जाता है। पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जबकि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, परंतु श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। अब उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रल पर दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 है, फिर tan इनवर्स x है, फिर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये dx है। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या मान लो कि tan इनवर्स x को t मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो dx हो जाएगा इस बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 0 से 1 और tan इनवर्स x dx की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt रख देंगे और tan इनवर्स x को t मान लेते हैं, तो वही मान रहा है t, और फिर यहाँ पर dx रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt और इधर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 0 से 1 t dt हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये फार्मूला पढ़े हो कि अगर इंटीग्रेशन x n dx है तो ये हो जाएगा x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा t 1 प्लस 1 यानी t स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज 0 to 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2, ठीक है। लेकिन ये 1 है कि सॉरी, यहाँ पर इसके भी लिमिट को हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि t के फॉर्म में चेंज किए हैं। तो यहाँ पर x की जगह पहले 0 रखोगे तो t की वैल्यू जब x 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 0 होता है, और फिर अगर x की जगह यहाँ पर 1 रखोगे तो tan इनवर्स 1 जो होता है पाई बाई 4 होता है, तो 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा, इसकी भी लिमिट चेंज होगी, ठीक है, तो ये भी लिमिट चेंज होगी। तो यहाँ पर ये जो है पाई बाई 4 ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि पाई बाई 4 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये पाई बाई 4 हो जाएगा, और माइनस 0 बाई 2, क्योंकि t की जगह 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0, ये क्या हो गया हमारा पाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 बटे 2 यानी 32, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जल्दीबाजी में इसके भी लिमिट्स को चेंज करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब इसको x से t में बदलेंगे तो उसका लिमिट भी क्या होगा, चेंज होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं इसमें, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, तो कौन सा नहीं मौजूद है, टंगस्टन। स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन नहीं बल्कि बलिक हो कार्बन, क्रोमियम, निकिल होता है। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या है भाई, तो इनकी भोजपुरी संगीत, बंगाली या फिर मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या फिर अंग्रेजी संगीत और फिल्मी संगीत, तो सी वाला होगा मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कुमार गंधर्व का संगीत माला लोकधुन तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मिश्रण है। ध्यान रहे कि कुमार गंधर्व का जन्म वर्ष 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आँख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, श्वेत पटल, बाहर से अंदर तक इन स्तरों से सही क्रम है। अच्छा, बाहर से अंदर को जब आएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, श्वेत पटल आएगा, फिर आएगा उसके बाद रक्त पटल, रक्तक, फिर उसके बाद आएगा दृष्टि पटल, सही है, फिर उसके बाद आपका आएगा नेत्र श्लेष्मला और फिर स्वच्छ मंडल, फिर परितारिक, फिर पुतली, फिर पूर्व काल कच्छ, फिर पश्च कच्छ, फिर नेत्रोद, फिर नेत्र काचमा द्रव्य, फिर रोमिक पिंड। वही कायमी परत का पिछला 2/3 भाग एक पतली मेम्ब्रेन का बना होता है जिसे रंजित पटल या कोराइड कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहले चौथा है, फिर जो है पहला है, फिर दूसरा आ रहा है और फिर लास्ट में आपका दृष्टि पटल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि x का मान आपको दिया हुआ है, x = 2 cos t प्लस sin t, और x का मान 5 cos t प्लस माइनस sin t से निरूपित सांकव्य है। इसमें निरूपित सांकव्य आपसे पूछ रहा है, तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे,
क्या होगा? निरूपित संख्या मतलब कि लोकस एक दीर्घवृत्त होगा, एक वृत्त होगा, एक परिवल्य होगा या फिर एक अति परिवल्य होगा। तो इसमें जो है इसको सॉल्व करने पर जो है ये मिलेगा आपको इलिप्स टाइप का मिलेगा। तो कैसे मिलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर समझना x = 2 cos t + sin t आपको दिया हुआ है और y आपको दिया हुआ है 5 cos t - sin t, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है क्या कीजिए कि इन दोनों को सॉल्व सबसे पहले कीजिए। तो यहाँ पर cos t और sin t को अलग अलग हम लोग मान निकालेंगे, ध्यान समझना। तो cos t + sin t अगर निकालें यहाँ से तो क्या होगा x/2, यहाँ से निकालें तो cos t - sin t क्या होगा y/5, 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा ना। अब उसके बाद क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, ये क्या आएगा 2 cos t = x/2 + y/5। अब इनका एलसीएम लो और सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा हमारा cos t = ये 2 आया अपॉन में, तो सबसे पहले ये अपॉन 2 ले लिए, यहाँ एलसीएम ले तो ये 5x + 2y/10 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका 5x + 2y/20। अब उसके बाद इसी तरीके से इस cos t की वैल्यू को आपको इसमें पहले वाले इक्वेशन में रख दो। इसको नाम पहला दे देते हैं, इसको दूसरा दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा therefore put cos t in equation first। तो ये हो जाएगा x = 2 cos t की वैल्यू कितनी है 5x + 2y/20 और प्लस sin t। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x = 2 से किया तो ये 10 हो जाएगा, तो 5x + 2y/10 + 2 sin t। इसको इधर लाते हैं तो ये 10x और -5x - 2y और ये 10 इधर भी होगा एलसीएम में, तो 20 sin t। इतना समझ में आया? अब 10x - 5x 5x हो जाएगा -2y/20, दिस इज sin t। ये sin t हो गया। अब क्या करो, हमें पता है कि sin स्क्वायर t + cos स्क्वायर t क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 5x - 2y/20 का स्क्वायर प्लस 5x + 2y/20 का स्क्वायर = 1। अब इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे तो 20 20 दोनों में है तो ये 400 के इक्वल हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 और 5 है a - b का स्क्वायर प्लस a + b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ a² + b² है ना। बाकी -2 अभी और +2 अभी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। इतना समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ से ये गया फिर से, तो ये कितना हो गया 200। तो देखो ये 25x² + 4y² = 200। डिवाइड कर दिया तो 25x² / 200 और ये 4y² / 200, दिस इज 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20 यानी 50 हो गया। और इसमें कितने बार में जाएगा 5 बार में पहले करते हैं ना। तो 5 बार में करेंगे अगर तो ये कितना का 5 4 जा, फिर 5 बार में 8 बार में यानी x²/8। तो ये किसका इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये लोकस किसका बनना है, इलिप्स का बनेगा ये। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा क्या होगा दीर्घवृत्त होगा यानी इलिप्स होगा। ठीक है, ए इसका सही है। समझ में आया इतना? तो इस टाइप से क्वेश्चन था, इजी था, कठिन नहीं था। देखिए यही इसका सॉल्व करने पे आ रहा है। ठीक है, तो यही हो गया ना, हमारा यही आया था। अब इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, क्या है डीएनए है। डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, यह सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी। तो सबसे कम किस में होगी, एलईडी में होगी। वेरी गुड।
LED बल्ब CFL की तुलना में कम बिजली खपत करता है। CFL से एक वर्ष में करीबन 80% ऊर्जा लागत होती है। LED बल्ब की लाइफ आमतौर पर 50,000 घंटे या अधिक होती है, जबकि CFL बल्ब की 8,000 घंटे होती है। सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। दिया गया वाक्य इनडायरेक्ट नरेशन में है, इसका डायरेक्ट स्पीच निम्नवत है, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं? निम्न में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो डल है। डल झील श्रीनगर कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है। 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह झील 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है 1972। तो इसमें याद रखिएगा, भारत सरकार ने 1972 में भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य वन जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। इसे वर्ष 2003 में संशोधित किया गया, तब इसका नाम भारतीय वन जीव संरक्षण रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो ये क्या है आपका? एंजियोस्पर्म आपका सही है। बीज पौधों के एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म समूह में विकसित होते हैं। एंजियोस्पर्म बीज एक कठिन या मांसल संरचना से उत्पन्न होता है, जिसे एक फल के रूप में जाना जाता है, जो बीज को भी घेरता है। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? टालेन अभिक्रमक। ग्लूकोज टार्लेन अभिक्रमक के साथ क्रिया करने पर रजत दर्पण देता है। CH2OH फिर CHOH4 CHO प्लस Ag2O गिव्स CH2OH CHOl होल 4 COH प्लस 2 Ag। ये है आपका ग्लूकोनिक अम्ल, ये जो बड़ा सा बना हुआ है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। नोबडी बिलीव्स अ लायर। तो इसका क्या होगा? डू यू बिलीव अ लायर। नोबडी बिलीव्स अ लायर का सही ट्रांसफॉर्मेशन होगा डू यू बिलीव्स अ लायर। भार का एसआई मात्रक होगा, तो एसआई मात्रक क्या होगा? इसका एसआई यूनिट भार का डाइन होगा। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण, और जबकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भार का बल का होता है ना न्यूटन। फोर्स माने बल, भार क्या होगा? वेट या मास? वेट होगा, वेट ना। तो वेट का एसआई यूनिट न्यूटन कैसे हो गया? अच्छा हाँ, हो जाएगा। कैसे होगा कि देखो, वेट जो होता है वो mg होता है, मास इंटू जी, और mg क्या होता है? एक तरीके का फोर्स भी होता है, इसलिए न्यूटन होगा। तो ये गलत है, डाइन गलत है, इसका न्यूटन ही होगा। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण प्रत्येक स्थान पर समान होता है। पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रम, वही है जो मैंने बोला है। क्यों होगा? ये समझ में आया ना? क्योंकि जो वेट होता है वो मास इंटू ग्रेविटी होता है, mg होता है, और mg क्या एक तरीके का ये फोर्स है, फोर्स है ये, इसलिए न्यूटन होगा। सही है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं? राम तजियो पे गुरु न विसारियो, गुरु के सम हर कहूँ न निहारियो। इसका मतलब क्या है आपका? कि उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? किसको भाई महत्व दिया गया है? गुरु को। प्रस्तुत पंक्तियों में हरि को महत्व दिया गया है, अतः विकल्प सी सही है। और यहाँ पर गुरु को महत्व दिया जा रहा पंक्ति में शाम है, गलत है। और ये आपसे कह रहे हैं हरि को। साफ साफ दिख रहा है, राम तजियो पे गुरु ना विसारियो, गुरु के सम हर को करना निहारियो। गलत तो हाँ सही है, आपका सही है, इसको भी डी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंस द्वारा नहीं बनाया गया है? तो लास्ट जजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट को, यह इटलीवासी महान चित्रकार थे जिन्होंने कई चित्रकारियाँ की थी। लास्ट जजमेंट मिशन एंड जोलो ने बनाया था। नेक्स्ट है आपका इसमें महात्मा गांधी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया।
सही है, इसका ट्रांसलेशन ये सी वाला। फिर देखो नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है, ग्लूकोज देता है। स्टार्च विश्लेषण ग्लूकोज देता है। ज्ञात हो कि ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज से एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, एक वास्तविक फलन f(x) जो है आपको यहाँ पर इसको कॉपी में हम लोग देखेंगे, ये लिमिट के आधार पर क्वेश्चन है कि आपसे कह रहा है कि f(x) जो है दिया हुआ है x/x, ये x², यहाँ x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ x लेस देन 0 है। तो एक वास्तविक फलन ये है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, तो LHL में आप जो है कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, और RHL में कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। तो यहाँ LHL की अगर बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f(x माइनस h), तो यहाँ पर x माइनस h रख दीजिए, तो x की जगह पे तो 0 हो जाएगा सबसे पहले इनिशियली, तो x जो है आपका है नहीं, क्योंकि एट पॉइंट x इक्वल टू 0 के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h। और चूँकि ये LHL है तो LHL में क्या होगा, जो 0 से कम होगा, तो x 0 से कम है तो ये लेंगे, यानी ये हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा h²। और अगर RHL की हम लोग बात करें तो RHL में हमारा क्या हो जाएगा, जो 0 से बड़ा होगा, यानी ये x होगा, यानी ये लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h, और x क्या है, 0 है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। तो यहाँ पर x की जगह h हो जाएगा। तो क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यानी यहाँ पर आप सीधे से लिख दोगे कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। LHL RHL के इक्वल नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हाँ आ सकता है, अभी तो हमने लिमिट h टेंस टू 0 भी रखना बाकी है ना, h टेंस टू 0 है, तो h की जगह अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और यहाँ पर 0 रखें तो 0 होगा, तो यानी ये हमारा LHL RHL के इक्वल आएगा जब हम लोग वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे h की। तो यानी ये हर पॉइंट पर एट पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 0 इट इज़ कॉन्टीन्यूअस, ये कॉन्टीन्यूअस होगा हर पॉइंट पर, ठीक है। उसी को ये कह रहे हैं कि आपका ये जो आंसर है वो कौन सा सही होगा, सी वाला, कि प्रत्येक बिंदु पर संतत है, यानी कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 39वें में कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन द सेम एज द गिवन एडम्स, इसमें टू इंगेज इन डिस्कशन इररिलेवेंट डिटेल्स, टू स्प्लिट हेयर साइड IDM का अर्थ है बाल की खाल निकालना, तथा विकल्प सी सही है। नेक्स्ट 40वां देखो क्या कह रहे हैं कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रावण दशानन है का नाम है इसका, ठीक है। बल का विमीय समीकरण क्या होगा, तो बल क्या होता है अभी हमने बताया था, फोर्स मास इंटू जी, इसकी SI यूनिट kg होती है, इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो अगर MLT में हम लोग देखें तो मास का क्या हो जाएगा, kg है यानी 1, लेंथ है तो यानी 1, और t टाइम है तो -2, तो ये आपका M1L1T -2 हो जाएगा। तो देखो M1L1T -2 हो गया, यानी ये सही है, ठीक है। ध्यान रखना F इक्वल टू mg से हो जाएगा, m आपका kg है, g आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसी से ही लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी, तो भाई गीता रहस्य उन्होंने लिखी थी, बात सही है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी। इंडिया इन ट्रांजिशन MN रॉय गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, आदि आदि। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है, क्या है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अब इसमें कह रहे हैं अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है, नियत रहती है, ठीक है ना। मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है 72, ठीक है, हर मिनट में 72 बार हृदय स्पंद होता है। 46 में क्या कह रहे हैं, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव देह के कारण होता है वह है जीवाणु, ठीक है। मस्तिष्क ज्वर मेनिनजाइटिस एक बहुत खतरनाक संक्रामक रोग है जो किनाइसीरिया मेनिनजाइटिस नामक जीवाणु के शरीर में प्रवेश पाने और पनपने के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता है, अच्छा,
ब्रेन हेमरेज ये करता है ना। अब इसमें देखो कि नेक्स्ट कह रहे हैं यदि मुद्रास्फीति 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो ₹40 की वस्तु की 2 वर्ष के अंत में लागत क्या होगी। तो PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, तो P दिया हुआ 40, 6% R और 2 टाइम 2 साल बटे 100 सॉल्व किया तो 4.8, 40 में 4.8 जोड़ दिया 44.8 यानी ₹44 तथा ₹45 के मध्य में है ये 44.8। तो सही है आपका डी ऑप्शन सही है। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। तो कॉपर और Sn आपका क्या है आपका, और ये तो जिंक हो गया। Sn किसे कहते हैं, एंटीमनी, बिस्मथ ऐसे हो ना एंटीमनी, तो Sn होगा आपका। तो Sn आपका जो है 10 होगा, ध्यान रखिएगा Sn 10 को कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने 49 पे। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अशोकाराम नामक स्थान पर किया गया था। 50वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये वही वाला है लग रहा, मोड मीडियन मोड वाला है ना। थोड़े से असमित बटन में मध्य मीन दिया हुआ है, फिर माध्यिक मीडियन और बहुलक जेड के संबंध में जिस सूत्र का तो 3 माइनस, ऐसे मैंने बताया था ना जी, तो इसमें तो बी है यार, इसमें देख रहे हो क्या लिख रहा है। अच्छा इसमें इधर माइनस करेंगे, ठीक है। देखो ये जो है बताया था हमने कि मोड था ना, मोड इधर था 3 मीडियन माइनस 2 मीन था, ऐसे था, ये मीन था। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व भी करोगे इस सी बी वाले को, तो देखो ये जो है ये जब इधर जाएगा तो 3x बार, ऐसे मैं लिख देता हूँ माइनस जेड इक्वल टू 3x बार और माइनस एम और ये माइनस एक्स बार। तो देखो ये 2x बार हो गया माइनस एम और ये माइनस 2। तो ये 3 इसमें भी गुणा होगा अंदर, ये 3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड इक्वल टू देखो आ जाएगा आपका 3m माइनस 2x बार। तो वही हमने ये 3 माइनस 2 का जो लॉजिक बताया था आपको याद होगा तो यही है ये आपका 3m माइनस 2m का, ठीक है। तो यही स्मॉल m है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत माता, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।